वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कम से कम 13-12 आपके कॉन्सेप्ट है। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट सारे ही इंटरकनेक्टेड है और सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले बात जो होती है वो फोर्स की होती है। तो आप लोग जानते हो जो फोर्स होता है वो पुश और पुल को बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप एक्सर्ट करते हो या पुश करते हो, पुल करते हो, तो वो फोर्स होती है। तो फोर्स हमारे नेचर में जनरली ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर और वीक फोर्स होती हैं। तो ये सारे हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में जो फोर्स पढ़ रहे हैं वो है, पहला जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम आता है नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। जब तक आपकी दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होगी तब तक नॉर्मल फोर्स नहीं आ सकता, ना फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है। नॉर्मल फोर्स भी दो बॉडी के बीच में होगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी दो बॉडी के बीच में ही होंगे। जो हमारा दूसरा आता है वो होता है अटैचमेंट वाला फोर्स। तो अटैचमेंट वाले फोर्स में हमारा दो आता है, एक जो होता है वो टेंशन होता है और एक जो होता है वो स्प्रिंग वाला होता है। तो टेंशन क्या होता है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को लटकाया है किसी स्ट्रिंग से, तो उसमें जो प्रोड्यूस होती है फोर्स उसको टेंशन बोलते हैं, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है। वैसे स्प्रिंग फोर्स भी, अगर कोई बॉडी अटैच है तो आपका स्प्रिंग फोर्स लगता है। इन सारे का फॉर्मूला हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होता है क्या, फील्ड फोर्स या रेंज फोर्स। जैसे जब दो बॉडीज़ में लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो ही बॉडी में लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो ही चार्ज में लगेगी, तो उसे हम फील्ड फोर्स या रेंज फोर्स बोलते हैं। तो अब जो है हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ स्टेट क्या होता है, करता है, फर्स्ट लॉ का मेन जो हमारा रिजल्ट याद रखना होता है वो ये है कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ दी बॉडी पे। फर्स्ट लॉ इनर्शिया में क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, या तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled by any external unbalanced force to change that state। और इसका जो रिजल्ट है वो है इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी पे। यानी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोज द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय मास ऑफ द बॉडी। और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सेकेंड लॉ जो है उसमें जो फोर्स होता है वो होता है dp/dt। ये dp है क्या, p जो है वो हमारा है मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी का वेक्टर। ये जो है वो हमारा लीनियर मोमेंटम है। अगर कोई भी, अगर आप इसको अलग करके लिखते हो मास अपॉन वेलोसिटी इनटू dt अपॉन dt, तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे m dv/dt प्लस v dm/dt। ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला से आता है कि अगर v इंटू यू है तो v du/dt प्लस u dv/dt। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो तब अप्लाई करते हैं जब हमारा वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा होता है, और ये जो है वो जब हमारा मास का रेट चेंज होता है। ये जो है रॉकेट प्रोपल्शन में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। अब जो है इसे में हम पढ़ते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है वो मोमेंटम से काफ़ी रिलेटेड होता है। वो कैसे? तो देखो, जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम, और ये टाइम t1 से t2। चलो, और ये तो हो गया जिसमें f हमारा वेरिएबल था, टाइम t1 से t2। अगर हमारा f वेरिएबल नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला जो होगा f इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। और इसका तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या? चेंज इन मोमेंटम। आप सिर्फ इसे मोमेंटम मत लिख देना, ये चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि p2 माइनस p1। अगर आप सिर्फ मोमेंटम लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो है एफ डी टी, अगर हम इसको मान लो कि हमारा जो वाई एक्सिस है उसका जो एफ है और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टी है, तो मान लो ये अगर कोई भी ग्राफ हम बना रहे हैं तो इसका जो एरिया होगा वो क्या देगा, एरिया हमारा इम्पल्स देगा। और इसको मैंने डिटेल से ग्राफ में पढ़ाया है। अगर आपको ग्राफ का ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में ग्राफ का वीडियो देख लो।
अब जो बात है हम करते हैं थर्ड लॉ की। जो थर्ड लॉ होता है वो ये स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स ए लगा रहा है बी पे, तो सेम ही बी लगाएगा ए पे, लेकिन जो आपका साइन अपोजिट है ये शो कर रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट हो चुका है। और एक और चीज़, जो हमारा थर्ड लॉ होता है वो इक्विवेलेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो जैसे मान लो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज़ इक्वल टू एम वी। यानी कि इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन गन चलाता है तो उसको वापस में एक रिकॉइल वेलोसिटी मिलती है जो पर्सन के आर्म पे लगती है, तो उसे हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण उस पर्सन पे रिकॉइल वेलोसिटी लगी है। तो अगर ऐसे हम इसको न्यूमेरिकली देखें तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन, अगर तुम हो तो ये तुम, इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होता है। इसका एक और एग्जांपल है, मान लो कि एक बोट है और बोट से कोई पर्सन जंप कर जाता है, तो आप देखोगे क्या कि ये बोट जो है थोड़ा पीछे मूव कर जाता है। तो ये सारे थर्ड लॉ के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये जो एम वी है वो तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना दो। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक लैमिस थ्योरम होता है, जो है तो टॉपिक वेक्टर का, मैंने वेक्टर में पढ़ाया है, तो अगर आपको लैमिस थ्योरम पढ़ना है तो आप वेक्टर में पढ़ लेना। अब हम रॉकेट प्रपोल्शन को पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये जो है वो हमारा रॉकेट है, रॉकेट का मास हमारा m है, स्मॉल m। mf जो है वो मास ऑफ फ्यूल है, जो v है वो हमारा रॉकेट का वेलोसिटी है, जो हमारा u है वो हमारे गैस का वेलोसिटी है, और जो हमारा m0 है वो इनिशियल मास है, यानी कि जो टोटल मास है वो जब फ्यूल और उसमें रॉकेट दोनों अटैच रहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो फ्यूल जब निकलता है बाहर तो वो हीट एनर्जी, वो जलता है, तो वो हीट एनर्जी इसको अपथ्रस्ट प्रोवाइड करती है और ये वेलोसिटी v से मूव करने लगता है टुवर्ड द स्पेस। तो जो हमारे इसका फॉर्मूला बन के आता है फोर्स का वो होता है माइनस u, यानी कि गैस की वेलोसिटी इंटू dm/dt माइनस mg। और अगर इसी में हमसे वेलोसिटी v पूछ लिया तो वेलोसिटी v जो होगा ये u log e m0/m, यानी कि इनिशियल मास अपॉन m, ये log e है, log 10 नहीं है, माइनस gt। तो ये रॉकेट प्रोपोल्शन में सिर्फ ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले याद करने होते हैं। और कभी कभी तो आप सिर्फ इसको ऐसे बना सकते हो, अगर सिर्फ आपको dm और वेलोसिटी दिया हो तो क्योंकि आप जानते हो कि इसमें मास का चेंज हो रहा होता है तो dm/dt इंटू वेलोसिटी हो जाता है, लेकिन आपको जनरली इससे ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो मास है वो फ्यूल का ही होता है, क्योंकि फ्यूल ही टाइम के साथ चेंज होती है, रॉकेट की मास जो है वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। तो आपको जनरली ये फार्मूला यूज़ करना होता है और ये फार्मूला यूज़ करना होता है, और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जाता है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैन इन द लिफ्ट। तो मैन इन द लिफ्ट को बताने का मतलब बस यही होता है कि आपका जो जी इफेक्टिव है वो क्या होगा। तो मैन इन द लिफ्ट के 4 केसेस पढ़ेंगे, हम 5 केसेस पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई पर्सन है, एक लिफ्ट में है, और जो लिफ्ट है उसका वेलोसिटी या तो 0 है या तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जिस रेट से जा रहा है वो उसी रेट से कंटिन्यू कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे जो n आता है, यानी कि ये पर्सन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो इसका अपेरेंट वेट या जो भी बोल लो, तो इसको m इंटू जी लिखते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा केस है कि अगर मान लो ये लिफ्ट में कोई पर्सन है बट यहाँ पे वेलोसिटी ना तो 0 है ना तो कांस्टेंट है, और ये एक्सेलरेशन है इसमें, यानी कि a है, यहाँ पे a प्रेजेंट है। तो अगर ये ऊपर जा रहा होता है तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाता है ये पर्सन के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी दो बॉडी है एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये बॉडी से बाहर जो जाती है एक फोर्स, जब जो कांटेक्ट की वजह से होती है तो उसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ जो n है वो m g प्लस a हो जाएगा जब भी ये ऊपर जाएगी। अगर एक्सेलरेशन हमारा नीचे हो जाता है तो ये होता है n m g माइनस a। तो अगर यहाँ पे g बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये दोनों केस पॉजिटिव तब आएगा जब g हमारा a से ग्रेटर होगा, और निगेटिव तब आएगा जब हमारा a जो है वो g से बड़ा होगा। अब जो है तीसरा केस आता है वेटलेसनेस का। अगर कोई बॉडी है और उसमें जो है हमारा a इक्वल टू g हो गया,
तो अब a इज इक्वल टू जी में दो केस बनते हैं, अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड हो और या फिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो। तो जब हमारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो g माइनस ए होता है, तो यहाँ g इज इक्वल टू है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया। तो ये हमारा वेटलेसनेस फील करेगा, या फिर इसको हम फ्री फॉल भी बोल सकते हैं, वेटलेसनेस। जो दूसरा है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 2, तो n इज इक्वल टू 2mg, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेटलेसनेस नहीं फील करेगा, बट ये जो है हमारा वेटलेसनेस फील करेगा, और यहाँ इसी को हम बोल देते हैं फ्री फॉल। अब जो है वो हम स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे, बट स्यूडो फोर्स पढ़ने के पहले आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसका कंडीशन ये है कि या तो बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी जो है हमारा या तो वो रेस्ट पे होना चाहिए, या तो हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि a इज इक्वल टू dv/dt होता है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो इसका अब स्यूडो फोर्स सिर्फ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आता है। तो इसको हम कैसे एप्लीकेशन इसका कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, इसका वेट जो है वो नीचे mg लगेगा, और मान लो इसको हम इधर एक्सेलरेशन a दे रहे हैं, या फिर इधर हमने फोर्स लगाया, तो जो इसका स्यूडो फोर्स होगा वो जस्ट एक्सेलरेशन के अपोजिट में आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा स्यूडो फोर्स है। तो ये ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो ये हमारा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ऐसा मत समझना कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब जो है वो हम पढ़ते हैं कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है उसमें स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी है, इससे आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सीख जाओगे। तो आपको पता है कि वेट जो है वो हमेशा ही डाउनवर्ड लगती है टुवर्ड द अर्थ, और ये मान लो एंगल हमारा थीटा है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी के एकदम उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो हमें इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा मैथमेटिकली। अगर ये थीटा है तो ये जो है वो हमारा mg cos थीटा हो जाएगा, और ये जो आएगा वो हमारा mg sin थीटा आ जाएगा, mg sin थीटा। बट मान लो कि हमने इसे एक्सेलरेशन इधर दे दिया, हमने कुछ एक्सेलरेशन दिया, तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारा m इंटू ए यानी कि स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब हमारा स्यूडो फोर्स ऐसा लगेगा तो इसे भी हमको कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये हमारा एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसी जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम ए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा हो रहा है। तो आप जो यहाँ एन लिखोगे वो सिर्फ एम जी कॉस थीटा नहीं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा लिखोगे। और अगर ये जो फोर्स है इसको बैलेंस कर रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो जो आपका टेन थीटा आएगा, जी टेन थीटा आएगा, वो आपका ए के इक्वल हो जाएगा। देखो जब आप फ्रिक्शन पढ़ोगे ना तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो हमारा म्यू एन हो जाता है। तो आपको ये एन निकालने आना चाहिए, बस आप उसको इनटू कर दोगे म्यू से। वैसे हम फ्रिक्शन को पूरे टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे। अब जो है वो हम पढ़ते हैं कनेक्टेड बॉडीज़। तो कनेक्टेड बॉडीज़ में मैंने इंक्लाइन प्लेन के तो आपको बता दिया। अगर आपको नहीं भी पता होता है कि ये थीटा कैसे कैसे आता है, मैथमेटिकली नहीं पता, तो आप ये याद कर लो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और यहाँ से लग के एंगल भी आपका थीटा होगा। तो अब हम कनेक्टेड बॉडीज़ का फ्री बॉडी पढ़ते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो ये मान लो हमारा मास m है, ठीक है। आप जानते हो कि ऊपर आपका जो परपेंडिकुलर में जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टुवर्ड द अर्थ जाता है इसका वेट यानी कि mg। और अगर मान लो हमने इसे एक्सेलरेशन इधर दिया है तो आप इधर पीछे लगाओगे स्यूडो फोर्स ma। तो ये और तो अगर ये आपका f है
अगर फोर्स इधर दिया तो मतलब वो इधर ही मूव करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है तो पीछे एम ए, तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए लिखोगे और एन इज इक्वल टू एम जी लिखोगे। ये तो हो गया आपका नॉर्मल। अब इसमें भी आता है कोई एंगल पे अगर फोर्स लगाया हुआ हो तो क्या करेंगे। मान लो हमें एंगल ऐसे दे दिया फोर्स का और ये एंगल थीटा दे दिया, तो बस क्या करना है कि आपको एफ़ का कॉम्पोनेंट करना है। तो ये जो है वो आपका एफ़ कॉस थीटा होगा और ये जो है एफ़ साइन थीटा होगा। बाकी आपको नॉर्मल लिखने आ ही गया, एम जी लिखने आ ही गया, और स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं वो भी आपको आ ही गया। तो अब आप इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उसमें एफ एन प्लस एफ साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है अब एम जी के। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, तो एन जो है वो आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने आता है तो आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो आपसे सॉल्व हो जाएगा। और इधर जो है एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए है। तो अब जो है वो हम कनेक्टेड बॉडीज़ के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको कनेक्टेड बॉडीज़ में पता रहना चाहिए कि अगर कोई भी दो बॉडी कनेक्टेड है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, चाहे बॉडी ऐसे कनेक्टेड हो या सरफेस से कनेक्टेड हो, मतलब बस कनेक्ट होनी चाहिए। और अगर मान लो इसी में स्ट्रिंग लगा दिया हो और डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में ना हो तो यहाँ पे टेंशन लगती है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगी, बट जब स्ट्रिंग आ जाता है तभी टेंशन लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिखते कैसे, मान लो ये दो बॉडी, ये दोनों कांटेक्ट में, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे हम लिखेंगे, बॉडी से बाहर, टूवर्ड में मत करना, इवन टी जो होता है इसके बॉडी से भी बाहर, इसके बॉडी से भी बाहर। और अगर सेम स्ट्रिंग होता है ना तो टेंशन सेम ही होता है। अब ये नहीं कि ये बॉडी इधर से अटैच है तो इसका T1 हो जाएगा और इधर से अटैच है तो T2 हो जाएगा। हम पुलिस सिस्टम में और अच्छे से पढ़ेंगे कि टेंशन किसका क्या होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लिखते हैं, दोनों ही इक्वल होता है और एक दूसरे को अपोजिट के डायरेक्शन में लगाता होता है। ठीक है, तो हम कनेक्टेड बॉडीज़ का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो ये 3 मास है, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ठीक है, तो जो m3 और m2 के बीच में सेम रिएक्शन फोर्स लेगा, मान लो ये n2 लग रहा है अपोजिट इक्वल, और ये जो है मान लो n1 लग रहा है, और इधर से एक फोर्स F दिया हुआ है ऑलरेडी में पहले से ये क्वेश्चन में। तो जब हमें n2 लिखना होगा ना तो हमें n2 लिखते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे का जितना मास होगा इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको क्या पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो ये आप एक्सेलरेशन को फोर्स अपॉन टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। अगर आपको n1 निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, n1 जो है उसके बाद का सारा मास यानी कि m2 प्लस m3, तो m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको निकालने आता है। और अगर आपको n1 निकाल लिया, अब आपको जो ब्लॉक m1 है अगर उस पर निकालना है तो आप क्या करोगे। तो ये जो मान लो आपका ब्लॉक m1 है तो उस पर जो इधर फोर्स लग रहा है वो एक F लग रहा है, जो इधर आपका दूसरा फोर्स लग रहा है अपोजिट में वो आपका n1 लग रहा है। तो जो आप, और ये m है तो इधर जो है वो m1g लग रहा है। तो ये आपका होगा F माइनस n1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे f के लिए तो ये आएगा m1 इंटू ए प्लस n1, और n1 की वैल्यू तो आपको पता है तो आप इससे f यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये तो जो देखो, ये तो जो है वो तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट जानने का मन हो तो जैसे आप m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो वैसे आप m2 का भी बना सकते हो। तो m2 में फोर्स इधर F लग रहा है, इधर आपका n2 लग रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो F माइनस n2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। बट आप एग्ज़ाम में अगर आपको बस इतना सा याद भी क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट आप ये लिख दोगे अगर n1 निकालना तो उसके पीछे का जितना मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होता है। तो ये तो था जब हमारा बॉडी डायरेक्ट कनेक्टेड हो। अगर इसी में अगर हमारा बॉडी स्ट्रिंग में लगा रहता, जैसे मान लो ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये अगर m1 m2 m3 है और इसमें इन दोनों के बीच में मान लो टेंशन मैंने T1 लगाया और इन दोनों के बीच में मान लो मैंने टेंशन T2 लिखा है, और ये जो हमारा फोर्स है वो F है। ठीक है, तो ये भी सिमिलर इसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ n की जगह जो है वो आपको T निकालना है, और T भी आप सेम वे में निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको T1 निकालना है तो लास्ट का जितना भी मास बचा यानी कि m3 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको निकालने आ चुका है फोर्स अपॉन टोटल मास। आप सिर्फ m3 मत लिख देना, अपॉन टोटल मास होगा। अगर आपको T2 निकालना है
तो जो आप T2 है उसमें M2 + M3 इंटू A लिख दोगे। और अगर आपको M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये देखो आप F माइनस T2 = M1 इंटू A, यानी कि क्वेश्चन बस डिफरेंट कर दिया है, बट इसका आंसर जो है वो सिमिलर ही आना है। अगर आपको सेम वैल्यू दिया हो तो आपका इसका आंसर हो चाहे इसका आंसर हो, आपका सेम आएगा, बस n की जगह आपको टेंशन पुट कर देना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पुली सिस्टम। तो पुली सिस्टम में मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और उसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगी। पुली सिस्टम में क्या होता है कि मास को हम लोग हैंग करते हैं वर्टिकली। वहाँ जो हमने पीछे कनेक्टेड बॉडीज़ पढ़ा था वो सारा हॉरिजॉन्टल हो रहा था, अब ये जो है वो वर्टिकल हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। मान लो जो हमारा M2 है वो बड़ा है M1 से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। अगर M2 बड़ा होगा तो ये जो है बॉडी वो नीचे को जाएगी एक्सेलरेशन A से। अगर ये नीचे जा रही है और जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो तो एक्सटेंसिबल होता नहीं है, तो अगर ये नीचे खींच रहे हो तुम तो ये जो है ये ऊपर को जाएगी, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब देख लो टेंशन जो है वो T मैंने पीछे बता दिया। अब ये अगर सेम ही स्ट्रिंग है तो हमारा टेंशन सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है। लेकिन अगर ये T है तो यहाँ पे जो है 2T होगा, जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है उसे हम 2T बोलते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये जो है M2G नीचे आएगा और ये जो है M1G नीचे आएगा। क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे हो रही है यानी कि इसका मास बड़ा है टेंशन से, तो इसका जो आप लिखोगे वो लिखोगे M2G माइनस T = MA। बट यहाँ जो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो ये होगा T माइनस M1G = MA। गलती यही होती है कि लोग जो है हमेशा टेंशन माइनस M2G करते हैं, लेकिन अगर बॉडी एक्सेलरेट नीचे कर रही हो तो मास बड़ा होता है T से, इसलिए M2G माइनस T होता है यहाँ पे। ये तो आपका हो गया कि आपको कॉन्सेप्ट बेस पे कि आपको ये बनाने आ गया, आपको इक्वेशन लिखने आ गया। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप जो है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये जो T है अगर आप कॉमन ले लो और उधर भेज दो तो ये हो जाएगा M1, ये M1 है, ये M2 है, जिसका मास उसी का एक्सेलरेशन के साथ इंटू करेंगे तो ये M1 है, तो इधर ये G आ जाएगा तो ये G + A हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा G M2 G माइनस A। तो जैसे मैंने लिफ्ट में पढ़ाया था कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो मास इंटू G + A होता है, मतलब G + A होता है, और जब नीचे आ रही होती है तो G माइनस A होता है। आप इसको यहाँ भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं मन है वहाँ क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने का, आपके पास टाइम भी नहीं होता है, आप डायरेक्ट जो ऊपर जा रहा है तो M जो उसका मास है वो G + A, अगर नीचे आ रहा है तो G माइनस A। और ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसे होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है बिग मास माइनस स्मॉल मास अपॉन टोटल मास, यानी कि M2 + M1 इंटू G। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। या अगर आपको डायरेक्ट T निकालना है तो T जो है 2M1 M2 अपॉन M1 + M2 इंटू G। देखो ये मैंने M1 M2 लिख दिया, यहाँ पे तो सारे ही वर्टिकल में थे। अगर मान लो कोई हॉरिजॉन्टल में हो जाए, मान लो कि ये जो है हमारा ये पुली है, ये जो है हमारा मास M1 है, ये जो हमारा मास है वो M2 है। क्योंकि यहाँ सिर्फ M1 ही वर्टिकल में है तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालते वक्त सिर्फ हम M1 लिखेंगे, हम यहाँ M2 को नहीं लिखेंगे। तो अगर हमें इसका निकालना हो, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो ये होगा M1G माइनस T = M1A, और ये जो होगा वो डायरेक्ट T जो होगा वो M2A के इक्वल हो जाएगा। क्यों यहाँ A आया, G क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ वर्टिकल नहीं है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, तो आप G नहीं लगा सकते हो, आपको A ही लगाना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन में यहाँ पे आप जो भी हॉरिजॉन्टल वाला उसको गायब कर देना, ये गायब कर देना, यहाँ पे गायब कर देना, लेकिन टोटल मास से आप इसको गायब नहीं कर सकते हो। अब जो हमने यहाँ 2T पढ़ा था इसको हम कभी कभी रिएक्शन भी बोल देते, काफ़ी जगह मतलब अलग अलग नाम से इन्हें बोला जाता है। तो आपको बस ये याद रखना कि अगर दो क्लैम्प किया हुआ है तो ये जो है 2T होगा, इन दोनों का जो भी ऐड करके यहाँ पे आता है। तो ये आपका ये हो गया। अब जो है अगर मैंने मान लो स्ट्रिंग को बदल दिया तो उस केस में क्या करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो हमारा एक पुली है, उसमें हमने यहाँ पे मास M1 रखा है, यहाँ पे हमने मास M2 रखा है, और उससे कनेक्ट करके हमने एक और मास M3 को रख लिया है।
तो यहाँ m1 और m2 का टेंशन तो हमारा इक्वल ही होगा, अगर ये t है तो ये भी t होगा, बट ये जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर ये हमने t1 लिया है तो इसे हम t2 लेंगे और इन दोनों का ऐड जो यहाँ पे होगा वो t3 होगा। तो अब अलग अलग से पढ़ते हैं। तो जो हमारा t2 है और t1 है ये हमारा एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इनका मास इनसे बड़ा होगा तब, और ये जो है हमारा ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि जो t1 है ऊपर जा रहा है तो m1 g प्लस a, ठीक है। जो यहाँ पे t1 है, मतलब अगर इधर m1 है यहाँ m2 है, यहाँ जो t1 है यहाँ पे आप लिख सकते हो m जो भी उसके नीचे का मास, जैसा हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में पढ़ा था कि जो भी उसके बाद का मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ क्या g माइनस a होगा यहाँ पे। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ t1 का वैल्यू अलग अलग आएगा, नहीं, आपका t1 का वैल्यू यहाँ पे सेम ही आएगा। बस मैंने आपको लिखने को बताया कि आप कैसे लिख सकते हो। अगर इधर का लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे, और अगर आप इधर का लिख रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे। यहाँ जो t2 आएगा वो क्या होगा, m3g माइनस a। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नीचे एक ही मास था तो m3, यहाँ पे 2 था तो जो भी उसके नीचे वाला मास होता है उसे हम ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो भी वैसे ही करना। अगर m2 प्लस m3 डाउनवर्ड वाला जो भी हैवी वाला मास है, m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन टोटल मास इंटू g, यानी कि यहाँ m2 प्लस m3 हो जाएगा, बस यहाँ m2 इंटू n3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जब 2 स्ट्रिंग होता है तब। अब जो यहाँ बात आती है यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट, ये तो फिर भी बहुत लोग को आता है, जो ये t3 है वो हमारा सिर्फ 2 इंटू t1 होता है, उसको इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस इन दोनों का एडिशन होगा, t3 जो होगा वो हमारा 2t1 होगा, यहाँ पे t2 को इंक्लूड मत कर देना। अब जो है हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, तो वैसे तो मैंने इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बता रखा है, बट फिर भी एक बार टेंशन के लिए मैं बता देती हूँ, टेंशन निकालने के लिए मैं बता देती हूँ। ये अगर मान लो हमारा मास m1 है, ये हमारा मास m2 है, और ये जो m2 है वो हमारा भारी है, तो यहाँ जो होगा वह एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो अब ये अगर एंगल थीटा है तो आप नीचे यहाँ पे mg होगा, यहाँ पे एक एंगल बनाओगे तो ये जो होगा वो mg cos थीटा होगा, और ये जो है वो हमारा mg sin थीटा होगा। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमारा टेंशन। तो टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, mg sin थीटा। तो अगर हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक तरफ से mg sin थीटा आ रहा है और एक तरफ से हमारा टेंशन t आ रहा है, ये t है तो ये भी t है। देखो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम ही होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो आप टेंशन से माइनस करोगे mg sin थीटा को, उल्टा मत कर देना। यही बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ता है कि अगर एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो m2g माइनस t होगा, तो t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ अगर आप t निकालो तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो आपका t जो होगा वह m2 g प्लस a या g माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पुली सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। बट एक जो है कि अगर मान लो हमारा मतलब पुली 2 हो गया तो उसमें कैसे निकालते हैं, तो उससे जो है वो आपका क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको एज अ रिज़ल्ट में आप उसको याद कर लेना। देखो मान लो यहाँ पे जो है वो हमारी एक पुली है और उससे एक मास हैंग है जिसे हम m1 बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है हमने पुली जो है दूसरी लगा दी है और उससे एक और मास अटैच कर दिया है, मान लो उसे हम m2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो देखो अगर ये टेंशन t होता है तो यहाँ जो स्ट्रिंग है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी t होगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी t होगा। बट इन दोनों का ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जो वो 2t होगा, यहाँ पे t, यहाँ पे 2t। तो आपको ऐसा रिजल्ट बस याद करना है कि जिधर 2t होता है, अगर इधर एक्सेलरेशन a होता है तो इधर एक्सेलरेशन 2a होता है, अगर इधर वेलोसिटी v होता है तो इधर वेलोसिटी 2v होता है। अगर ये x डिस्टेंस से मूव किया होता है नीचे या ऊपर तो ये 2x डिस्टेंस से मूव करता है ऊपर या नीचे। तो बस एज अ रिज़ल्ट आप इसको याद रखना, ये बहुत ही बड़े डेरिवेशन से आता है तो वो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। अब जो है हम रोप की बात करते हैं, रोप से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। जनरली रोप से जो क्वेश्चन आता है वो मेनली हमारा फ्रिक्शन में ही आता है, बट फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये मान लो बॉडी एक रोप से कनेक्टेड है जिसका मास m है और इस रोप का मास स्मॉल m है, और हमने इस पे जो फोर्स है वो F लगाया। तो यहाँ पे F जो होगा वो क्या होगा, जो भी टोटल मास है यानी कि m प्लस m इंटू a।
अगर यहाँ पे मान लो बोला कि हमने इसे मिड पॉइंट पे बता, एट मिड पॉइंट पे मतलब क्या कि हमने आधा रोप जो है वो कट कर दिया है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो F जो होगा वो m, उसके बाद जो टोटल मास बचा मतलब m प्लस स्मॉल m अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या हुआ, एक तीसरा केस लेते हैं। अगर मान लो ये एक रोप है जिसकी लेंथ जो है वो l है और इस पर हमने फोर्स जो है वो F लगाया और बोल रहे हैं क्या कि x डिस्टेंस पे आप यहाँ पे टेंशन बताओ। मान लो x डिस्टेंस है ये और बोल रहा है आप यहाँ पे टेंशन बताओ, तो आपको यहाँ से कट करना होता है। तो ये अगर आप कट कर दिए तो इसमें टेंशन आप या तो ये T होगा या तो ये T होगा। मान लो इसको T1 लिखते हैं और इसको T2 लिखते हैं। अगर ये x है तो ये जो हमारा पार्ट बचा वो होगा L माइनस एक्स। तो इसमें जो हम टेंशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ जिसका निकालना है अपॉन टोटल लेंथ इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो आपका फोर्स भी हो जाएगा, तो अगर आप ये इंटू फोर्स भी लिख सकते हो। तो आप देख लो ये जो है हमारा मास m है, ठीक है। और मान लो अगर हम x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो जो हमारा लेंथ है, अगर मान लो हम ये T1 निकाल रहे हैं तो m जो है T1 है वो m L माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए। या अगर आपसे इधर से पूछ दिया हो जिसमें ये आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ऐसा सा बन रहा है, तो यहाँ जो हमारा अगर ये हम T2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे होते हैं तो यहाँ जो अगर हमारा आएगा टेंशन वो होगा मास इंटू जिस लेंथ का निकालना है यानी कि x अपॉन टोटल लेंथ l इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है तो आप x अपॉन l f भी लिख सकते हो। यहाँ भी आप सिमिलरली n माइनस एक्स अपॉन l इंटू एफ भी लिख सकते हो। तो इससे जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं और टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी बारी पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक चेन है वो आधा हैंग कर रहा है, वो फ्रिक्शन में आता है, तो हम उसको अच्छे से जानेंगे। अब जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है स्प्रिंग का। तो हमारा जो स्प्रिंग का टॉपिक है उसमें भी कुछ खास नहीं है। जनरली एसएचएम में हम स्प्रिंग को अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट यहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है स्प्रिंग में kx होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो ma भी तो होता है। ये मास कौन सा, तो आपको जहाँ का निकालना है वहाँ का। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो उसके नीचे का सारा मास यानी कि 2m इंटू ए। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो तो इसके नीचे का सारा मास यानी कि m प्लस 2m यानी कि 3m इंटू ए। तो मान लो जो kx है वो हमारा, यहाँ से मैं kx निकाल रही हूँ, जो ये है वो हम k1 जो है मान लो k है, kx इज इक्वल टू 3m इंटू ए। तो यहाँ से आप x जो है वो 3m a अपॉन k लिख सकते हो। अब जो है बहुत बारी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर दिया रहता है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हाफ के एक्स स्क्वायर लगाएं या के एक्स लगाएं। तो ये जो के एक्स है वो फोर्स का है, बट जो हाफ के एक्स है के एक्स स्क्वायर है या तो वो वर्क का होता है नहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो इसको आप ma से नहीं कर सकते हो इक्वलाइज, इसको आपको करना पड़ेगा या तो पोटेंशियल एनर्जी से इक्वलाइज, क्योंकि चेंज इन डेल्टा एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो एम जी इंटू वो जिस भी डिस्प्लेस, मान लो एच डिस्प्लेस किया तो एम जी एच, या फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो भी एम जी एच है। तो इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हाफ के एक्स स्क्वायर लगाए या के एक्स लगाएं। तो अब आपको समझ में आ गया कि के एक्स जो है वो फोर्स के लिए होता है और हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो आपके एनर्जी या वर्क के लिए होता है। तो दैट्स ऑल, सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आना तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पीछे के मास को ऐड करके और फिर एक्सेलरेशन से इनटू कर दो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।